गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डी मेथड्स एकेडमी। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अकाउंटिंग एमसीक्यू के नाम से एक सीरीज स्टार्ट की है फॉर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और आरबीएससी क्लास 12th की जो अकाउंटेंसी की बुक है उसके एमसीक्यूज़ हमने स्टार्ट किए हैं। और जैसा कि आपको पता है अब तक हमारे 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, ये हमारा 7वां वीडियो है। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हों तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा, आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, हमने 1 से लेकर 4 तक के जो वीडियो बताए हैं उसमें क्लास 11th के अकाउंटेंसी बुक के एमसीक्यूज़ हैं, लगभग 87 क्वेश्चंस हैं। और इधर से हमने जो है ये जो वीडियो नंबर 5 है हमारा चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 1 और 2 से, और चैप्टर नंबर 3 और 4 से रिलेटेड ये छठा वीडियो है। आज का जो हमारा वीडियो है इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 5 और 6 से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 123 से 143 तक की अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की जो हमारी क्लास है वो कंपनी लेखे, अंशों एवं ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, चिट्ठे के समता एवं दायित्वों के भाग की कुल राशि में सम्मिलित होती है। आपको यहाँ पे 4 प्रकार की कैपिटल दे रखी है और ये पूछा है कि जो हमारी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ वाला जो पार्ट होता है उसमें कौन सी राशि अपन इंक्लूड करते हैं टोटल के अंदर, ठीक है। तो एक तो ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, केवल इसको दिखाने के काम में लेते हैं, और एक इशूड कैपिटल होती है, ठीक है। इसको भी जो है हम जितने शेयर्स हम इशू करते हैं उसको यहाँ पर हम दिखाते हैं। प्रार्थित कैपिटल है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जनता ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, उसको अपन यहाँ पर दिखाते हैं। और इसके बाद में आती है हमारी पेड अप कैपिटल। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, क्योंकि जितना पैसा पब्लिक ने पे किया है उतना ही हम बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाता है पेड अप कैपिटल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम की राशि को कहाँ दिखाया जाता है। तो देखिए, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम की राशि को जो है हम दिखाते हैं। 4 ऑप्शन अपने को दे रखे हैं। चिट्ठे के संपत्ति भाग में नहीं, लाभ हानि विवरण बिल्कुल नहीं, लाभ हानि विवरण में तो आता ही नहीं है, तो यह आता है चिट्ठे के समता एवं दायित्व भाग में, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटी वाले पोर्शन में आप इसको दिखाते हैं। तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है समता अंशधारी होते हैं कंपनी के, बिल्कुल सही है, एक ही बार में आपको आंसर मिल जाएगा, कंपनी के स्वामी। समता अंशधारी जो होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं, वो कंपनी के ना तो ग्राहक होते हैं, ना लेनदार होते हैं, और ना ही कंपनी के अधिकारी होते हैं, वो कंपनी के स्वामी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 125 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम का उपयोग नहीं किया जा सकता। जो अंशों के निर्गमन अपन करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम पर, उस प्रीमियम का यूज़ हम किस काम के लिए नहीं कर सकते। 4 ऑप्शन अपने को यहाँ दे रखे हैं। सदस्यों को लाभांश बांटने के लिए, प्रारंभिक व्ययों के अपलेखन के लिए, बोनस अंश निर्गमन करने के लिए, ये अंश है शब्द, बोनस अंश निर्गमित करने के लिए, ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा अपलेखन के लिए। देखो, ये तो सारे के सारे ऑप्शन इसके यूज़ होते हैं, ठीक है। और यूज अपन से पूछा है नहीं किया जाता है, तो नहीं किया जाता है में तो आंसर हो जाएगा लाभांश बांटने के काम में इसको हम लेते नहीं हैं। तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है उस प्रीमियम को हम सदस्यों के लाभांश बांटने के काम में नहीं लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। सारणी एफ के अनुसार कंपनी अग्रिम मांग पर कितना ब्याज दे सकती है। ब्याज की दर अपन से पूछिए। देखिए, अग्रिम मांग पर जो ब्याज की दर होती है वो 12% होती है, और जो 10% होती है वो बकाया मांग की होती है। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर की जो दर होती है वो 10% होती है, और अग्रिम मांग की जो दर होती है वो 12% होती है। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ना मांगी गई पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी के समापन पर मांगा जाएगा उसे हम क्या कहते हैं। निर्गमित पूंजी नहीं, पूंजी संचय नहीं, अनिर्गमित पूंजी नहीं, हम उसे कहते हैं रिजर्व कैपिटल। यानी कि ऐसी कैपिटल जो अभी तक हमने शेयर होल्डर से मांगी नहीं है, ठीक है, उसको अपन कंपनी के समापन पर ही मांगेंगे, तो ऐसी कैपिटल को हम रिजर्व कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो हमारा यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, ऋण पत्रधारी होते हैं कंपनी के स्वामी? नहीं, बिल्कुल स्वामी नहीं होते हैं, कंपनी के ग्राहक भी नहीं होते हैं, ये कंपनी के ऋणदाता होते हैं। यानी जो अपन जैसे किसी प्रकार से बैंक से या किसी व्यक्ति से लोन लेते हैं, उसी तरह से हम ऋणदाता से, यानी कि जिनको हम ऋण लेकर बदले में उनको डिवेंचर्स इशू करते हैं, तो जो ऋणदाता होते हैं वो ऋण पत्रधारी होते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 130। ऋण पत्रधारी प्राप्त करते हैं। ऋण पत्रधारी क्या चीज़ प्राप्त करेंगे? 4 ऑप्शन अपने को दे रखे हैं। तो ऋण पत्रधारियों को न तो लाभ मिलता है, न किराया मिलता है, न लाभांश मिलता है, उनको ब्याज मिलता है एक निश्चित प्रतिशत की दर से। तो ऋण पत्रधारी प्राप्त करते हैं, केवल ब्याज प्राप्त करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा या हानि जो चिट्ठे की तिथि से 12 माह पश्चात या संचालन चक्र की अवधि के पश्चात अपलिखित होगा, उसे कहाँ दर्शाया जाएगा? देखिए, ये जो डिस्काउंट की हानि होती है, अगर 12 महीने से कम की होती है ना, तब तो इसको अपन करंट लाइबिलिटी मानते हैं, करंट लाइबिलिटी मानते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये 12 महीने से ज़्यादा की होती है, तो इसको अपन जो है गैर चालू संपत्तियों में दिखाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी साल उसका पेमेंट करना है, तब तो करंट असेट्स में दिखाएंगे बच्चों, करंट लायबिलिटी में नहीं, करंट असेट्स में दिखाएंगे 12 महीने के अंदर अंदर अगर उसका अपने को अपलेखन करना हो तो। और अगर 12 महीने के बाद अपलेखन करना है तो अदर नॉन करंट असेट्स में उसको दिखाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ऐसे ऋण पत्र जो समता अंशों में परिवर्तित किए जा सकें क्या कहलाते हैं? उनको हम कहते हैं परिवर्तनीय ऋण पत्र, ठीक है। ऐसे ऋण पत्र जिन्हें हम समता अंशों में परिवर्तित कर सकते हैं वो परिवर्तनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। अच्छा, शोधनीय ऋण पत्रों की अगर बात करें, ऐसे ऋण पत्र जिनका शोधन कंपनी के जीवन काल में कर दिया जाता है। जिन ऋण पत्रों का शोधन कंपनी के जीवन काल में हो जाता है, उन शोधन का मतलब होता है उनका पैसा वापस लौटाना। तो शोधन अगर जीवन काल में हो रहा है तो उन्हें हम शोधनीय ऋण पत्र कहते हैं। और पंजीकृत ऋण पत्र वो होते हैं जिनका नाम, पता, जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंपनी के रजिस्टर में लिखी हुई है, पंजीकृत ऋण पत्रधारी कहलाते हैं। और वाहक ऋण पत्र वो होते हैं जिनकी कोई डिटेल, जिनका कोई रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन नहीं होता है, ठीक है, उन्हें हम वाहक ऋण पत्र कहते हैं, बियरर डिवेंचर्स कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 132 का हमारा आंसर मिल चुका है हमें, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन की स्थिति में यदि प्रविष्टि की जाती है तो किस खाते को नाम किया जाता है? देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक एंट्री बता देता हूँ। कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में अगर जब डिवेंचर्स को इशू करते हैं तो एंट्री बनती है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, क्योंकि ये जो डिवेंचर्स होते हैं ये अपन ने किसी राशि के लिए या किसी अमाउंट के लिए अपन ने इसको इशू नहीं किया है, केवल एक सिक्योरिटी के रूप में अपन इनको रख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऋण पत्र उच्चंती खाता डेबिट होता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर मिल जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 133 का हमारा आंसर हो गया सी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। इसके बाद में हमारे पास जो अगले क्वेश्चन आएंगे वो हैं कंपनी के वित्तीय विवरण एक परिचय। ये हमारी जो क्लास 12th की बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 है, और चैप्टर नंबर 6 के ये क्वेश्चंस अपन यहाँ पर देख रहे हैं। कंपनी से रिलेटेड है इसलिए मैंने एक साथ ले लिए। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। वित्तीय विवरण कब तैयार किए जाते हैं? व्यवसाय के प्रारंभ के समय नहीं, व्यवसाय समाप्त होते समय नहीं, लेखा वर्ष के अंत में। और सामान्यतया लेखा वर्ष का अंत कब होता है? 31 मार्च को। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 134 का आंसर हो जाता है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह विवरण जो कंपनी की वित्तीय स्थिति दर्शाता है। कंपनी की वित्तीय स्थिति दर्शाने वाला जो विवरण होता है वो स्थिति विवरण होता है। यानी रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट से तो केवल कैश का पता चलता है, लाभ हानि विवरण से प्रॉफिट लॉस का पता चलता है, समता में परिवर्तनों का विवरण से कैपिटल में जो चेंज होता है उसका पता चलता है। तो अगर अपने को वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन अगर देखनी है तो उसके लिए हमें स्थिति विवरण तैयार करना पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी को रोकड़ प्रवाह बनाना आवश्यक है? यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस कंपनी को बनाना अनिवार्य है? तो देखिए ये कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक कंपनी जो होती है उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना अनिवार्य होता है, बाकी कंपनियों के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट अनिवार्य नहीं होता है। कंपनी के स्वामी कहलाते हैं, कंपनी के जो स्वामी होते हैं वो अंशधारी होते हैं, ना तो ऋणपत्रधारी होते हैं ना लेनदार होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 137 का ए ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करें क्वेश्चन नंबर 138, वित्तीय विवरण उपयोगी होते हैं। वित्तीय विवरण किसके लिए उपयोगी होते हैं? कर्मचारियों के लिए, प्रबंधकों के लिए, अंशधारियों के लिए, सभी के लिए उपयोगी होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर मिलेगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जो वित्तीय विवरण होते हैं वो कर्मचारियों के लिए भी उपयोगी हैं, प्रबंधकों के लिए भी हैं और अंशधारियों के लिए भी हैं, क्योंकि सभी को इनसे आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करनी होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 139, कंपनी की दृष्टि से वित्तीय वर्ष समाप्त कब होता है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कंपनी की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये बुक के क्वेश्चंस हैं, तो बुक के क्वेश्चंस अपन एज इट इज़ जैसे दे रखे हैं वैसे के वैसे अपन लेते चल रहे हैं। एडवांस क्वेश्चंस अपन आगे करेंगे जब पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस जब अपन देखेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, आर्थिक चिट्ठे में सामान्य संचय को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? सामान्य संचय, जनरल रिजर्व को हम कहाँ दिखाएंगे? तो जनरल रिजर्व के नाम से पता चल रहा है, तो ये संचय और आधिक्य में आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। देखो बैलेंस शीट के अंदर एक हेडिंग आती है रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। जब अपन चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से बताएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व की राशि को दिखाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंपनी के स्थिति विवरण में समता एवं आधिक्य भाग में मुख्य शीर्षकों की संख्या कितनी होती है? तो मुख्य शीर्षक जो होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में देखो, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में 4 शीर्षक कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताऊं। देखो एक सबसे पहले तो होता है आपका शेयर होल्डर्स फंड, एक होता है कैपिटल से रिलेटेड होता है, कैपिटल अलॉटमेंट ऑफ कैपिटल, अलग से एक पॉइंट होता है, इसको अपन डिस्कस कर लेंगे बाद में। एक होता है हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज़ और एक होता है हमारा करंट लायबिलिटीज़। तो 4 ऑप्शन इसके अंदर होते हैं, ठीक है। ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये अपने को फॉर्मेट में से एक बार देख के ना पड़ेगा, अपन इसको एक बार और अच्छे से देख लेंगे। तो आप इसका जो आंसर ध्यान रखें वो 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। जब अपन इस चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं बैलेंस शीट के पूरे पार्ट्स आपको कंप्लीट वहाँ पर करूँगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, जब लेखांकन आय कर योग्य आय से अधिक होती है तो क्या उत्पन्न होता है? ठीक है, लेखांकन आय यानी जो हमारी इनकम है वो टैक्सेबल इनकम से अगर ज़्यादा हो जाती है, कर योग्य आय से ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमें उत्पन्न होता है वो स्थगित कर दायित्व उत्पन्न होता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी यानी जो हमारी कर योग्य आय है उससे ज़्यादा हमारी लेखांकन आय हो गई है तो हमें ज़्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा, तो इसलिए स्थगित कर आय के नाम से उसे जाना जाता है। निम्न में से कौन सा व्यय कर्मचारी हित का व्यय नहीं है? कर्मचारी हित का व्यय जो है सैलरी भी है, भविष्य निधि भी है और ग्रेच्युटी भी है। तो कौन सा नहीं है? कारखाने की मशीन की मरम्मत करवाने का जो व्यय है वो कर्मचारियों से संबंधित नहीं है, कर्मचारी हित का नहीं है, इसलिए इसको हम गलत मानते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था बच्चों अपना आज की अकाउंटिंग इक्वेशन की क्लास, अकाउंटिंग एमसीक्यू, ठीक है। पिछले वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनका लिंक देख सकते हैं और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं। तो काफ़ी आज की वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।